हम डिस्कस करेंगे बेटा आज टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो फ्लो है उस फ्लो को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, बातें बंद कर दो भाई। एक टाइप है बेटा, इसे बोलते हैं स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं और स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो भी बोलते हैं। It is the flow of a liquid in a uniform manner. Flow of a liquid in a uniform manner is called as streamline flow or steady flow. किसी भी लिक्विड का जो फ्लो होगा एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में, उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं बेटा। देखिए, ये सपोज करो कोई ट्यूब है, सपोज ये एक पाइप है, कोई ट्यूब है, इसमें लिक्विड का फ्लो अगर स्ट्रीमलाइन होगा तो देखो बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर यहां किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अभी v1 है, थोड़ी देर बाद कोई दूसरा आएगा, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी फिर से v1 ही होगी। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट the velocity of all the molecules remain same. अभी जितनी वेलोसिटी है, थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा पार्टिकल आएगा, उसकी भी उतनी ही वेलोसिटी होगी, तीसरा पार्टिकल आएगा, उसकी भी उतनी ही वेलोसिटी होगी। At a particular point, the velocity of all the molecules remain same. ठीक है, अगर यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v2 है तो थोड़ी देर बाद ये आएगा, इसकी भी यहाँ v2 ही होगी। ठीक है, इसे यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं, इसे स्टेडी फ्लो या इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। और दूसरा होता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंस इज रैंडमनेस, रैंडम फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। जो फ्लो एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में नहीं है उसे हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल यहां से फ्लो हो रहा है किसी फ्लूइड का, एंड सडनली बीच में कोई हर्डल आ जाता है,
ठीक है, ये एक रिवर में फ्लो हो रहा था एंड बीच में एक पत्थर जैसा कुछ आ गया, रॉक आ गई, तो एक टर्बुलेंस सा क्रिएट हो जाएगा। और टर्बुलेंस मतलब डिफरेंट पार्टिकल स्कैटरिंग हो जाएगा, सेम टाइप का फ्लो नहीं रहेगा, उसे टर्बुलेंट या रैंडम या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। द फ्लो इन ए डिसऑर्डरली मैनर। डिसऑर्डरली मैनर में जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड एज द टर्बुलेंट फ्लो। इसी स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। लैमिनार फ्लो क्या होता है, देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है v1, जैसे सपोज करो कोई कोई हमारे पास ट्यूब है, ठीक है, कोई पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है, v1, v2, v3, v4, फिर से v3 या v5, v4, v3, v2, v1। इस वॉल से सेम डिस्टेंस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी सेम, इसकी सेम, ठीक है, सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये जो प्रोफाइल बनता है, इस प्रोफाइल को लैमिनार बोलते हैं। लैमिना वर्ड का मतलब है ऐसे लीफ, टू डायमेंशनल, जैसे लीफ के लिए भी आप पढ़ते हैं, टू डायमेंशनल बॉडी को लैमिना बोला जाता है। तो ये एक लैमिनार फ्लो हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट रिमेन सेम फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स। अगर ये v1 वेलोसिटी है, ये भी v1 वेलोसिटी है। अभी यहाँ v1 है, थोड़ी देर बाद दूसरा पार्टिकल आएगा, उसकी भी v1 होगी, ये v2, ये v3, ये v4, ये v5, फिर v4, v3, v2 एंड v1। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक पर्टिकुलर केस होता है जिसे हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं। कब? जब वो किसी पाइप में हो रहा है, जब किसी ट्यूब में हो रहा होता है। देयर इज a term called as critical velocity। क्रिटिकल वेलोसिटी देखो क्या है, एक यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, अचानक से क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई, तो वही फ्लो टर्बुलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किसी रिवर में स्मूथ फ्लो हो रहा है, अचानक से क्या होता है, फ्लड आया तो टर्बुलेंस हो गया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा हो गई। ठीक है, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, मान लो एक गाड़ी चला रहे हैं हम 120 की स्पीड में, वो स्मूथली ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक से हम 120 से 140 जाते हैं तो वो टर्बुलेंस हो जाता है। ठीक है, उस वेलोसिटी को, जिसके ऊपर ऊपर टर्बुलेंट फ्लो होता है और नीचे नीचे स्ट्रीमलाइन होता है, ठीक है, द वेलोसिटी above which the flow of a liquid is turbulent and below which it remains streamline is known as critical velocity। The velocity above which the flow of a liquid is turbulent and below which it remains streamline is called as critical velocity। बेटा ये जो critical velocity है, it depends on coefficient of viscosity, density of the fluid,
एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिसमें से ये फ्लो हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को रो से, और डायमीटर को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें, सो वी कैन से कि ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, प्रोपोर्शनल टू ईटा ए रो बी डी सी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर के लिख लूं, ईटा ए रो बी डी सी। दोनों तरफ के डायमेंशंस लिखेंगे। Therefore, m0 L1 t minus 1 is equal to के लिए कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए क्या लिखूं, m1 L minus 1 t minus 1 पावर a। डेंसिटी के लिए डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम b, और डायमीटर के लिए L1c। It means that m0 L1 t minus 1 is equal to, बेटा m की पावर हो जाएगी a प्लस b, l की पावर होगी माइनस a माइनस 3b प्लस c, एंड t माइनस a। जब हम इक्वेट करेंगे equating powers of ml and t on both sides, therefore a plus b equal to 0, minus a minus 3b plus c equal to 1, माइनस a इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा a तो 1 आ गया, a हो गया 1, तो b हो जाएगा माइनस 1, बिकॉज a प्लस b 0 है, तो 1 प्लस b 0, b आ गया माइनस 1। फिर अगर आप a और b की वैल्यूज को यहां रखोगे, -1 -3 इंटू -1 प्लस c इक्वल टू 1, -1 प्लस 3 हो गया -2। देखो ध्यान से, -1 प्लस 3 प्लस c, -1 नहीं सॉरी +1, -1 प्लस 3 प्लस c इक्वल टू 1, तो 2 प्लस c इज 1, c आ गया -1। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम a b और c फाइंड करें, तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं, ये खुद करना है बेटा डायमेंशंस वाला, ये तो मैंने करा दिया। a इक्वल टू 1, b आता है -1, c आता है -1, सो vc इज इक्वल टू k eta 1 रो -1 एंड d -1। हम इस क्रिटिकल, देखो डिफरेंस है बेटा, जो कल हम वेलोसिटी पढ़ रहे थे उसे टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है।
दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। टर्मिनल वेलोसिटी वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिससे कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करता है, और क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी फ्लूइड की जिससे नीचे नीचे फ्लो स्ट्रीमलाइन और ऊपर टर्बुलेंट हो जाता है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, k इंटू रो डिवाइडेड बाय सॉरी k इंटू ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। बेटा यहीं पे हमारे पास एक टर्म और है, इसे बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। एन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेनॉल्ड नंबर का जो एक्सप्रेशन है दैट इज दिस। इट इज ए प्योर नंबर प्योर नंबर मतलब it is unitless and dimensionless. ठीक है, इसका अगर आप यहां से डायमेंशंस देखेंगे तो m0 l0 t0। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा इसका? इसकी हेल्प से, रेनॉल्ड तो साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर काम किया। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू के बेसिस पे हमें पता चलता है नेचर ऑफ फ्लो, कि जब कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी टाइप क्या है, वेदर इट इज स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, वो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू के बेसिस पे पता चलता है। ठीक है, एंड काफी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे अगर ये रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है देन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, और अगर 3000 से ज्यादा है देन द फ्लो इज टर्बुलेंट। लेकिन अगर ये बीच में है तो अनसर्टन होता है। इफ nr is less than 3000 but it is more than 2000 then it is uncertain flow। flow is uncertain, it changes, it keeps on changing, कभी स्ट्रीमलाइन और कभी टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंस है। इट इज ए प्योर नंबर, unitless dimensionless number which determines the nature of flow। if it is less than 2000 the flow is streamlined, और अगर ये 3000 से ज्यादा तो turbulent। in between values होंगी तो flow keeps on changing, streamline to turbulent and turbulent to streamline।
एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Equation of continuity says for the streamline flow of a liquid, the rate of flow remains constant. For the streamline flow, the rate of flow remains constant. Rate of flow क्या हुआ? Rate of flow Q से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा. It is volume of liquid flowing per unit time. Volume of liquid flowing per unit time. Rate of flow क्या होता है? Volume of liquid flowing per unit time. Suppose ये एक ट्यूब है जिसकी लेंथ है L और बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A. Q will be equal to volume upon time. और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली ये कांस्टेंट रहना चाहिए. इसका मतलब ये है कि पर सेकेंड यहां से अगर जितना लिक्विड एंटर करे उतना ही बाहर निकले तो ही ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, नहीं तो ये फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं. जैसे अगर 1 मिनट में यहां से 10 लीटर पानी एंटर कर रहा है तो उसी 1 मिनट में यहां से 10 लीटर बाहर भी निकल जाना चाहिए. ठीक है, तभी बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो. वॉल्यूम, लीटर मतलब वॉल्यूम और मिनट में टाइम, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम जो है वो कांस्टेंट है. अब बेटा ध्यान से देखिए, अगर यहां से लिक्विड v वेलोसिटी से जा रहा है, इधर से यहां v वेलोसिटी से मूव किया, क्या हम ये बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू वॉल्यूम की जगह हम एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम को बोलते हैं कांस्टेंट, या नहीं? यहां से लेके यहां तक अगर लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो एरिया इनटू लेंथ हो गया वॉल्यूम. लेकिन अगर वेलोसिटी v है तो लेंथ अपॉन टाइम तो वेलोसिटी हो गया, तो हमने बोल सकते हैं a इंटू वी जो है वो कांस्टेंट. व्हाट इज L बाय T? वेलोसिटी. ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी लिक्विड का अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो उस स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ये वाली फॉर्म यूजफुल है. कैसे यूजफुल है देखो. सपोज कोई हमारे पास ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, एक एंड में एरिया ज्यादा है, दूसरे एंड पे एरिया कम है. यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये है एरिया A1. यहां से लिक्विड निकलेगा विद वेलोसिटी v2 और ये जो एरिया है ये है A2. एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? A इंटू V कांस्टेंट मीन्स A1 V1 is equal to A2 V2. कांस्टेंट मतलब सेम, जितना यहां उतना ही यहां कहीं, उतना ही यहां कहीं. एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी हर बार सेम आना चाहिए. अगर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है.
है ना, मतलब जहां एरिया कम हुआ वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी। Therefore, velocity is more where area is less and vice versa. जहां एरिया कम वहां वेलोसिटी ज्यादा, और जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी कम। ठीक है बेटा, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा। अगर किसी पाइप में लिक्विड का फ्लो हो रहा है, उस पाइप का एक एंड जो है टैप के साथ लगा है, टैप ओपन करते हैं, दूसरे एंड से पानी बाहर निकलेगा। आप थंब के साथ उसका एरिया कम करो तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, पानी आएगा उतने जितना पानी एंटर कर रहा है। एक सेकंड में अगर देखो, अगर 1 मिनट में, सेकंड नहीं मिनट लेते हैं या सेकंड ले लो, 1 सेकंड में 1 लीटर पानी एंटर किया, तो यहां से 1 सेकंड में 1 लीटर निकलना भी चाहिए, तभी स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन यहाँ तो एरिया कम है, तो इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ वो फास्ट निकलेगा। ठीक है, वेलोसिटी इज मोर वेयर एरिया इज लेस। इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, कहीं भी आप अगर टैप वाटर की बात करें या ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, ये मान लीजिए एक टैप है, ठीक है, इस टैप में या कोई शॉवर है, इतने से एरिया से पानी निकलेगा, ठीक है, फ्लोर के ऊपर पड़ेगा। हम टैप ओपन करते हैं, पानी ऐसे नीचे गिरता है। जितने एरिया के ऊपर पानी गिरेगा वो एरिया इस एरिया से कम होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है, ग्रेविटी का इफेक्ट है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर लिक्विड v1 वेलोसिटी से आया, ये एरिया a1 है, यहाँ v2 वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक किया तो ये एरिया a2 होगा। सो a1 v1 विल बी इक्वल टू a2 v2। ठीक है, बना लीजिए, मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज करो बेटा हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, ये रेडियस है r1, यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, यहां से लिक्विड निकलेगा v2 वेलोसिटी से, ये रेडियस है r2। ठीक है, तो बताओ v1 बाई v2 कितना होगा? अगर यहाँ रेडियस r1 है तो a1 कितना हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर। यहाँ का रेडियस है r2 तो a2 कितना हो जाएगा? पाई r2 स्क्वायर।
अभी हमने पढ़ा A1V1 is equal to A2V2. So what is V1 by V2? Can we write A2 by A1? A2 की जगह लिखा पाई R2 स्क्वायर और A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर. तो V1 by V2 पाई और पाई कैंसिल, R2 by R1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये है अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी ऑफ फ्लूइड बात करेंगे. ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम उसके बेसिस पे पढ़ के उसके एप्लीकेशंस 3 दिन और लगेंगे अभी.